इस समय तो बहुत ज़्यादा ख़राब है ये साल ओवरऑल जो है ना, तो युद्ध तो होने ही है। 5 जुलाई की जो डेट है ना, ये काफ़ी हैवी है। जापान वालों ने सीधी सीधी सुनामी की घोषणा करी है और 700 से ज़्यादा भूकंप वहाँ पर आ चुके हैं शॉर्ट लेवल के। 700, एक नहीं बात, दो नहीं कह रहा हूँ, 700 आगे भी। मतलब ये वाली मैंने प्रेडिक्शन में बोला था कि ये वाली बारिश सबको रुला के जाएगी और ये होने ही वाला है। जब भी घर से निकले महामृत्युंजय का जाप करके निकले। भयानक एक्सीडेंट में भी कोई बच सकता है। टोटल 3 आत्माएं मुक्त हुई हैं वहां से। चीजें खराब थी, बहुत हैवी नेगेटिविटी थी। तो जिन लोगों का मन भगवान में लगा हुआ था, याद कर रहे थे परमात्मा को, उनकी सदगति भी हुई है। महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के लेवल पर कोई गड़बड़, कोई ना कोई इम्बैलेंस जाके टाइप की चीज दिख रही है। जैसे हो सकता है बीजेपी और शिंदे ग्रुप के अंदर आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट या कुछ ऐसा दिखाई पड़ रहा है। और तेलंगाना में अमेरिका ने जो दुनिया को अब तक युद्ध की आग में झिलाया है ना, अब इसके खुद के झेलने का टाइम है। नाउ दिस इज द टाइम टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस जो इन्होंने अभी तक दूसरा ना। अक्टूबर में दिख रहा है ना, एक ट्रेन डिरेलमेंट कुछ दिखाई पड़ रहा है और ये साउथ इंडिया में कहीं पर होगा। जिस बात के चांसेस हैं तमिलनाडु में या केरला या आंध्रा, इन 3 में से कहीं एक जगह पर बड़े लेवल का ट्रेन हादसा ऐसा दिख रहा है। दिसंबर तक आते आते एक मतलब जो मेजर शेयर मार्केट क्रैश दिखाई पड़ रहा है, 20% तक मतलब शेयर क्रैश होंगे, इतना तक दिख रहा है। तो मतलब एक डिप आएगा बड़ा सीरियस वाला, ऐसा फील हो रहा है। वेलकम टू द पॉडकास्ट सर, कैसे हैं आप? थैंक यू सर, आधा 2025 का साल निकल चुका है एंड हम सभी जानते हैं कि कितना भारी रहा है ये साल। एंड अब लोगों को ये जानना है कि अब जुलाई से दिसंबर तक जो आधा साल बचा है, इसकी क्या प्रिडिक्शंस है, क्या क्या इंसिडेंट्स होने वाले हैं। सर, मैं ये जानना चाहती हूँ। देखो, अधिकतर इस बात के लिए थोड़ा सा मतलब ये दुर्भाग्य है कि प्रेडिक्शन हमारे सच भी हो रहे हैं। क्योंकि जो हमने मार्च में, अप्रैल में और पहले बोला था, इस समय तो बहुत ज़्यादा ख़राब है ये साल ओवरऑल जो है ना। सारा खेल यहाँ पर कि मतलब मंगल जो है वो सेनापति है और सेनापति का जो बिहेवियर है वो ओवरऑल हमेशा सेना से रिलेटेड। तो युद्ध तो होने ही है, हर तरफ आपको कहीं ना कहीं युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। अब जो विशेष रूप से अब जो आधा टाइम होता है, देखो जैसे टोटल अगर पूरा साल को देखें ना, तो उसके हिसाब से लगभग जून जैसे अभी फिनिश हुआ है, तो जून के बाद का जो टाइम है ना, अब एक्चुअली प्रिडिक्शंस अपने मतलब जो भी हमने इस साल की जो एनर्जी है ना, वो पीक पर पहुंचती है। शुरू शुरू में साल, पिछले साल का इम्पैक्ट रहता है, फिर ये नया साल चढ़ा तो 2-3-4 महीने पिछले साल के इम्पैक्ट के साथ जाते हैं और फिर उसके बाद मई जून से लेकर अब एक्चुअली इम्पैक्ट शुरू होता है। तो अभी सच बात तो ये है कि अभी जो रियल पार्ट है वो तो पेंडिंग है। ख़ास तौर पे देखो, ये जो जुलाई का महीना है ना, जुलाई में 5 जुलाई की जो डेट है ना, ये काफ़ी हैवी है। जापान वालों ने सीधी सीधी सुनामी की घोषणा करी है और 700 से ज़्यादा भूकंप वहाँ पर आ चुके हैं शॉर्ट लेवल के। अच्छा। 700, एक नहीं बात, दो नहीं कह रहा हूँ, 700। तो इतने भूकंप वहाँ पर आ चुके हैं, शॉर्ट, छोटे 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 छोटे। अब वो उनकी प्रेडिक्शन, क्योंकि जापान वाले तो इस चीज़ के लिए माहिर हैं, तो वहाँ सुनामी आने के चांसेस हैं, तो बाकी संसार भी इम्पैक्ट होगा। दूसरी जो आगे जो दिख रहा है, मतलब ओवरऑल इंडिया में भी जो हालत है, हमने पहले भी प्रेडिक्शन में कहा था कि मतलब ये जो साल है ना, ये पहाड़ी एरिया के लिए बहुत ख़राब रहने वाला है। तो जितना भी, एक तो ये हमारी 4 धाम यात्रा चल रही है, इसमें बहुत रुकावट आने के चांसेस हैं। अभी भी यात्रा 24 घंटे के हेलीकॉप्टर लिए, भी क्रैश हुआ है सर अभी। हेलीकॉप्टर भी क्रैश हुआ है, 24 घंटे के लिए यात्रा भी रोकी गई है ना। और इसके अलावा आगे भी मतलब ये वाली मैंने एक प्रेडिक्शन में बोला था कि ये वाली बारिश सबको रुला के जाएगी और ये होने ही वाला है। जगह 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 ये न्यूज़ आएंगी इस टाइप की कि मतलब इस बारिश में ये तबाही हो रही है, इस बारिश से ये तबाही हो रही है। मतलब ख़ास तौर पे राजस्थान वाला एरिया, गुजरात वाला एरिया, महाराष्ट्र और इधर पहाड़ी एरिया जितने भी, हिमाचल, उत्तराखंड और उधर असम साइड में, ये सारा एरिया भी मतलब बहुत ज़्यादा हैवी फ्लडिंग के चांसेस हैं। इसमें जगह जगह पर लैंडस्लाइड वगैरह होने के चांसेस हैं और ख़ास तौर पे जो मंडी एरिया है हिमाचल का, यहाँ में मतलब बहुत हैवी लैंडस्लाइड वगैरह, या पहाड़ी एरिया तो जितने भी हैं ना, वहाँ बहुत ज़्यादा चांसेस गड़बड़ लग रहे हैं। तो थोड़ा सा अपनी ट्रैवल ध्यान से करें लोग, बस इतनी ये बात याद रखेंगे, ट्रैवल ध्यान से करें। दूसरी बात ये भी है कि जब भी घर से निकले महामृत्युंजय का जाप करके निकले। ओके। मतलब अगर कोई व्यक्ति जाप कर रहा है, इतने भयानक एक्सीडेंट में भी कोई बच सकता है ना। कहने की बात है, देखो जो अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ है, वहाँ पर भी परमात्मा ने कुछ तो दिखाया चमत्कार कि देखो चाहे कुछ भी हुआ, जहाँ 260-70 लोग चले गए तो वहाँ पर एक व्यक्ति बच भी सकता है। अगर इसका मतलब है कि प्रकृति के पास खेल तो सारे हैं
और वो भी बीच की सीट पे कहीं बैठा हुआ है, ऐसा नहीं कि वो पीछे था या आगे था, कहीं मतलब बीच में 11A सीट पर। और वो तो कुछ ना कुछ पॉसिबल है जो व्यक्ति कहीं ना, और मुझे ये भी बताया गया बाद में एंजल्स ने कि टोटल 3 आत्माएं मुक्त हुई हैं वहाँ से। मतलब ओह! मुक्त हुई हैं का मतलब है कि जब सोल, जब देखो एक्सीडेंट हमारे सबके कंट्रोल करना सबके बस में नहीं था, चीज़ें खराब थी, बहुत हैवी नेगेटिविटी थी, तो होना तो जो हुआ वो तो हुआ अपनी जगह पर, लेकिन उसके बावजूद भी जिन लोगों का मन भगवान में लगा हुआ था, याद कर रहे थे परमात्मा को, उनकी सदगति भी हुई है। एंड उनकी के टाइम पे जब एंड के क्रैश टाइम होने ही पे जब वाला था। क्रैश होने ही वाला था, नहीं क्रैश होने के बाद, हुँ, यानी कि आत्माओं का तो आगे जाना ही होता है ना। तो आत्माओं की सदगति बोलते हैं कि भाई जिसके, किसी को लगता होगा अकाल मृत्यु हुई है तो सभी नेगेटिव स्थिति में होंगे, क्या पता, ऐसा लोग पूछते हैं जी, ना, जानते हैं। तो जो हमें दिखाया गया कि 3 लोग तो ऐसे थे जिनका ध्यान उस समय वो परमात्मा का ध्यान कर रहे थे, कहीं ना कहीं कनेक्टेड थे अपने इष्ट से। तो ऐसी आत्माएं जो ध्यान करते करते जा रही हैं, उन आत्माओं का कल्याण निश्चित है। हुँ, मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ ओवरऑल कि देखो, मैं ये कोई, इसकी कोई डराने का अर्थ नहीं है कि आपको बताकर ये बताया जाए कि ये खराब होने वाला है, ये खराब होने वाला है, ये खराब होने वाले है। दुनिया में कितना भी चीज़ें खराब हो रही हो, ये बात हमेशा याद रखेंगे, परमात्मा की जिस पर दया है उसके लिए कुछ खराब नहीं है, वो जी, जहाँ है वो सुरक्षित है। तो अभी भी इसका मतलब ये नहीं है, बस हाँ वार्निंग देना हमारा काम है कि कम से कम यात्रा सेफली करें। अब लोग हुँ, जा रहे हैं, देखो खुशी खुशी जा रहे हैं, भगवान करे सब सुरक्षित वापस आएँ। पर थोड़ी दिक्कत दिख रही है सीरियसली, ये वाला जो इस बार का जो पहाड़ी एरिया पे जो जो भी ट्रैवल कर रहे हैं, ध्यान से करें, बहुत सीरियस दिख रहा है मामला। जगह जगह लैंडस्लाइड होगी, जगह जगह लोग फंसे होंगे, ट्रैफिक जैम होगा, वहाँ पर अटकी एक चट्टान वहाँ पर आगे पड़ेगी, मतलब अगर रास्ते में है तो कितना ट्रैफिक रुक जाता है और जी, घंटों तक लोग परेशान होते हैं। उसके सब बाद और जीवन जो है ना बहुत अस्त व्यस्त रहने वाला है यहाँ वाला जो ये ना, तो ये दिख रहा है ऐसा। तो थोड़ा ट्रैवल ध्यान से करें, इन जनरल आगे बाकी जगह भी यात्राएं थोड़ी कम करें इस ये जो महीना है ना, पहाड़ी इलाकों के अलावा भी। अलावा भी इन जनरल, क्योंकि डिरेल और बाकी कुछ चीज़ें, छोटी छोटी घटनाएं कई हो सकती हैं ऐसी। दूसरा, आपने मतलब जो ओवरऑल यहाँ जो दिख रहा है, इसके अलावा आगे जैसे जुलाई में तो ये है ही है, जुलाई में तो ये ओवरऑल जो है ना बारिश का, खास तौर पे चक्रवात जो है ना, जो हुँ, साइक्लोन टाइप के होते हैं, वो भी ये तटीय एरिया जो इतने भी हैं ना, मतलब जितने भी कोस्टल एरियाज़ हैं, इन सब कोस्टल एरियाज़ में ऐसा, साउथ इंडिया में भी और गुजरात साइड में भी और महाराष्ट्र साइड में भी कोस्टल एरियाज़ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। छोटी मोटी सुनामी, मैंने भूकंप टाइप इसके आने की भी संभावना बहुत है। अब ये जो चीज़ें हैं, जैसे इवन अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बारे में भी हमें कुछ तो हिंट था कि उस समय में कुछ गड़बड़ है। अब हुँ, ये नहीं कहूँ कि मुझे प्लेन क्रैश दिख रहा था, मैंने ये नहीं कहा, लेकिन हाँ देर वर लॉट ऑफ कैओस ऑल अराउंड, मतलब ये दिख रहा था कि कुछ भयंकर सी घटना हुई है जिसकी वजह से जो है सारा अस्त व्यस्त हो रहा है चीज़ें, और बहुत ज़्यादा हम लोग दुख में हैं, पीड़ा में है दुनिया। तो ऐसा तो दिखा। दूसरा, इसके अलावा जो आगे अगस्त में दिखाई पड़ रहा है, अगस्त में ओवरऑल अगर देखें तो जो बाकी जगह पर जहाँ मतलब एक तो ख़ास तौर पे मैं यहाँ जो पॉलिटिकल, मैं पॉलिटिकल इसमें ज़्यादा नहीं हूँ, पर जो दिख रहा है कि महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के लेवल पर कोई गड़बड़, कोई ना कोई इम्बैलेंस जाके टाइप की चीज़ दिख रही है, जैसे हो ओके, सकता है बीजेपी और शिंदे ग्रुप के अंदर हुँ, आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट या कुछ ऐसा दिखाई पड़ रहा है, और तेलंगाना में कुछ चीज़ वहाँ पर गड़बड़ दिखाई पड़ रही है होती हुई। तो लेकिन ये जो बारिश वाला काम है ना, ये बारिश सब पर इम्पैक्ट करेगी, खास तौर पे ये बिहार वाला एरिया और ये सब भी बचेगा नहीं। एकमात्र जो जहाँ कमी दिख रही है बारिश की वो है एमपी। ओके, एमपी और छत्तीसगढ़, ये 2 एरिया ऐसे हैं, यहाँ हो सकता है कि बाकी जगह बारिश पड़े तो यहाँ सूखा पड़े, हुँ, इस बात के बहुत चांसेस हैं। और जब होगा तो ऐसा बहुत से लोग आंदोलन आंदोलन भी कर सकते हैं, ऐसा भी कुछ फील हो रहा है। और अक्टूबर सितंबर तक आते आते ना, जो मतलब यहाँ तो ये तो इंडिया का मैं बता रहा हूँ, जैसे अभी सेम चीज़ बात है मैं यूएस में करूँ ना, यूएस में सीरियसली कॉन्फ्लिक्ट का समय है ये वाला। यूएस में ख़ास तौर पे वहाँ जो मागा ग्रुप है, हुँ, मागा मेक इंडिया ग्रेट अगेन करके ग्रुप है, जो ट्रंप के सपोर्टर थे अभी तक, अब वो ट्रंप के अगेंस्ट हुए पड़े हैं सारे। हुँ, और ट्रंप अपना विश्वास जो है ना खो रहा है, इज़ लूजिंग द लैंड, जो ओवरऑल जो उसका अभी तक ऑक्यूपायर करके बैठा हुआ था ना, अपनी ही बेवकूफ़ियों से, अपनी ही गलत हैबिट से, बातों से, कुछ कुछ बोल दिया, कभी कुछ बोल दिया, अपने दिमाग पे कंट्रोल नहीं है, ऐसा बहुत बार लोगों को लग रहा है। समवेयर द मेडिकल कंडीशन इज़ बैड, उनकी जो मेडिकल कंडीशन है वो ख़राब है, और वो अपने ही लोगों को अपने अगेंस्ट कर लेगा। हुँ, जब ओके, वो, हाँ, तो एलन मस्क जैसे बंदे को जब वो इस तरह से चेतावनी दे सकता है, वार्निंग दे सकता है, अफ्रीका भेज दूंगा, ये कर जी, दूंगा, वो कर दूंगा, इज़ क्रिएटिंग chaos, द, हाँ, कैओस, और अपने आप को खुद को नुकसान करने के लिए, मतलब ये समझो कि मैं ये कह सकता हूँ जो मुझे दिख रहा होता हुआ,
अमेरिका ने जो दुनिया को अब तक युद्ध की आग में झिलाया है ना, अब इसके खुद के झेलने का टाइम है। नाउ दिस इज द टाइम टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेज। जो इन्होंने अभी तक दूसरों को पेन दिया है ना, तो ये अभी दूसरों के गृह युद्ध में अभी जगह जगह टांग अड़ाया करता था। मतलब हम देखते हैं ना, कहीं दुनिया में कहीं कोई लड़ाई हो रही है, मैंने ठीक करवाई, मैं करवा रहा हूँ, मैं करवा रहा हूँ। अभी भी कितनी बार उसने स्टेटमेंट हाँ। बदली है अपनी। कोई करवा के एक फ़ोन चले जाने से क्या युद्ध रुक जाया जी। करते हैं? ऐसा नहीं होता। फिर भी क्रेडिट लेने की उसकी जो आदत है ना, नाउ देयर इज़ ए टाइम। मैं इसी को बोलता हूँ, ये पूरा मतलब एक तरीके से पूरे कंट्री का नेगेटिव कर्मा का इम्पैक्ट है। मतलब अमेरिका की पूरी अमेरिका कंट्री का। एज ए कर्मा, एज ए कंट्री का भी तो कर्मा बनता ही है ना। मतलब जैसे इंडिविजुअल कर्मा होता है, मैं बुरा कर रहा हूँ तो मेरे साथ बुरा होगा, आज नहीं तो कल, और जैसा करूँगा वैसा होगा। सेम अमेरिका ने एज ए कंट्री भी तो बहुत लोगों के, बहुत बहुत सारे कंट्रीज़ के बीच में दखल अंदाजी करी है, झगड़े करे हैं, लड़ाइयाँ करवाई हैं, लाखों करोड़ों लोगों की मौत का जिम्मेवार है अमेरिका। तो ये चुप नहीं बैठ सकता। प्रकृति का भी खेल शुरू होता है, एक टाइम आता है ना, दिस इज़ द टाइम। एक मिनी प्रलय जैसी स्थिति है ये पूरा का पूरा 10 साल का जो टाइम पीरियड है ना, 2020 से शुरू करके देखो, 2020 की शुरुआत में ही मार्च महीने से हम लोग कोरोना झेलना जी। शुरू कर दिया था, है ना, शुरुआत होते ही। अब ये कम से कम 2030 और उसके आगे तक भी जाने की चांसेस हैं। 31 तक, 2030 31 बहुत ज़्यादा ख़राब टाइम दिख रहा है। केवल अभी की बात नहीं है, अगला साल भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। अच्छा। मतलब ओवरऑल इसी हाँ। एंगल से तो ये जो दिख रहा है कि ओवरऑल ये 10 के 10 साल, ये पूरा दशक जो है ना, ये युग परिवर्तन का दशक। युग परिवर्तन का मतलब ये नहीं है कि अभी कलयुग खत्म होके अभी सतयुग चालू हो जाएगा, नहीं, ऐसा तो नहीं है। बट एक मिनी प्रलय है, समझो कि एक मिनी चेंज आ रहा है, बड़ा चेंज आ रहा है जी। और बड़े लेवल का चेंज है, छोटा नहीं है। तो मैंने पहले भी बहुत सारे अन्य प्रेडिक्शन इसी लेवल पर करे हैं और जो चीज़ें हुई भी हैं, हो भी रही हैं। नहीं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये सच ना हो, लेकिन होती दिख रही हैं। अब मुझे अक्टूबर में दिख रहा है ना, एक ट्रेन डिरेलमेंट कुछ दिखाई पड़ रहा है, और ये साउथ इंडिया में कहीं पर होगा, जिस बात के चांसेस हैं कि वो ये मतलब तमिलनाडु में या केरला या आंध्रा, इन तीन में से कहीं एक जगह पर बड़े लेवल का ट्रेन हादसा ऐसा दिख रहा है। भगवान करे ये सत्य ना हो, मैं प्रार्थना करता हूँ, जी। बट जो दिख रहा है तो थोड़ा केयरफुल होके, जितना अगर हम हो सकते हैं तो केयरफुल होके यात्रा करें, क्योंकि वहाँ 200 प्लस कैजुअलिटी की इतनी बड़े लेवल की घटनाएं हैं, चांसेस दिख रहे हैं। चांसेस दिख रहे हैं ऐसा कुछ बड़े लेवल का। तो ये एक जो मेजर चीज़ है जिसको शायद कोई अगर प्रिकॉशन ले तो अवॉइड किया जा सके। होगी टेक्निकल मिस्टेक, कोई ऐसी कोई एरर कर दी, कोई गलती कर दी, या कुछ टेक्निकली कोई गड़ फॉल्ट हो गया, कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो वो, लेकिन कुछ ना कुछ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और नवंबर में एक स्टैम्पीड दिखाई पड़ रही है, मतलब भगदड़ टाइप, और भगदड़ टाइप में भी किसी बड़े फेमस मंदिर में। अब वो कौन सा होगा ये एकदम से नहीं कहा जा सकता, लेकिन किसी बड़े मंदिर में स्टैम्पेड, और उसकी वजह से होने वाला काफ़ी बड़ा नुकसान, मतलब एक कैजुअलिटीज़ काफ़ी फील हो रही हैं। ऐसा चांसेस है, नवंबर की बात कर रहा हूँ मैं ये इस फ्रंट पे। और दिसंबर तक आते आते एक मतलब जो मेजर शेयर मार्केट क्रैश दिखाई पड़ रहा है। तो जो लोग पैसा वैसा इधर उधर लगाते हैं, तो वो 20% तक मतलब शेयर क्रैश होंगे, इतना तक दिख रहा है। तो मतलब एक डिप आएगा बड़ा सीरियस वाला, ऐसा फील हो रहा है। तो ये अपने लेवल पे जो है ये घटनाक्रम यहाँ पर। और साथ में ये जो अभी टाइम पीरियड जो मैंने यूएस के लिए बोला ना, ये सेम यूरोप के लिए भी बहुत ख़राब टाइम है। यूरोप भी कोई, क्योंकि इन्होंने भी दूसरों के, जब कंट्रीज़ को आप अपने गुलाम बना लेते हो तो आप एक कंबाइंड कर्मा क्रिएट करते हो, है ना। तो ओवरऑल एक कंट्री का जो कर्मा है, अल्टीमेटली मैंने पीछे किसी इसमें प्रेडिक्शन में कहा था कि यूके विल ऑल्सो नो मोर बी यूनाइटेड किंगडम। जो अभी तक हमें यूनाइटेड दिखता है ना, इसके अंदर 5 कंट्रीज शामिल हैं। ये 5 कंट्रीज ब्रेकअप होंगे कहीं ना कहीं। मतलब यूके विल नो मोर बी यूनाइटेड किंगडम, ऐसा हमें फील हो रहा है। और सेम बात मैं यूएस के लिए भी बोल रहा हूँ। बेशक ये ऑन कैमरा है ये, मतलब ये चीज़ जो है ना कि अमेरिका भी, यूएस भी, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स नहीं रहने वाला एक समय के बाद। अगले 3-4 साल में आप खुद देखोगे। और ट्रंप इसके अंदर इनके डिज़ास्टर की लास्ट कील है ये। ही इज़ गोइंग टू मेक द डिज़ास्टर, ये करेगा। अभी तक दूसरों में हड़कंप मचाया, दूसरे अलग अलग कंट्रीज में, अब इनके खुद के अंदर गृह युद्ध की आग में खुद जलेगा, तब इनको दर्द पता लगेगा कि दर्द क्या होता है। दे विल फील द पेन। इन्होंने इराक में, दूसरों को दिया है ना, सारी हम सभी देखते हैं, गवाह हैं इस बात के। इराक में, अफगानिस्तान में, वियतनाम में, कहाँ कहाँ नहीं किया, कहाँ कहाँ झगड़े नहीं करवाए लोगों के। इसको भी हथियार भेज दो, उसको भी हथियार भेज दो, और अपनी कंपनी का फ़ायदा उठा लो। वही कंपनियां डूबेंगी जो इन्होंने जिन्होंने दुनिया से फ़ायदा उठाया ना। प्रकृति गवाह है इस बात की, क्योंकि कर्मा किसी को नहीं बख्शता। लॉ ऑफ कर्मा सबके लिए एप्लीकेबल है, सेम रूप से एप्लीकेबल है। वो इंसान हो, वो भगवान हो, वो कोई कंट्री हो, या वो कंट्री का हेड हो, सबके लिए कर्मा अप्लाइड है। तो ये इनका भी समय है
अब पे बैक करने का। ये एक चीज़ इनके लिए भी है ना। सेम अगर ये वाला बात मैं बाकी लोगों के लिए देखूं, अब देखो यहाँ चाइना की जो विस्तारवादी नीतियां हैं, मतलब अपने आप को एक्सपेंड करना, दूसरे देशों पे कब्जा और ये सब, अभी इन्होंने रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेकर बहुत हल्ला मचाया हुआ है, बहुत जी। किसी तरीके से सारी सप्लाई रोक दी। अब ये इसी के अगेंस्ट जाएगा पूरा का पूरा दाव। ठीक है, अभी तो इसने बहुत बहुत कंट्रीज़ का नुकसान कर रहा है ये, लेकिन थोड़े टाइम के बाद ये रिवर्स होंगी चीज़ें, ये होती दिख रही हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट्स को जो ये रोक रहा है, ये थोड़े टाइम के बाद ये अपनी नुकसान को खुद झेलेगा, क्योंकि कोई इससे डील नहीं चाहेगा। और यहीं से इंडिया का जो एक राइज हो रहा है ना, ये अपने आप में बहुत मिराकुलस है। जो हम युग परिवर्तन का जो मेन उद्देश्य देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं इंडिया, मोदी जी अपने देश की जो छवि को आगे बढ़ाने पर लगे हुए हैं ना, जी। ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ क्रिएट हो रही है हम सब के लिए। ओवरऑल हमारी जो इमेज बन रही है, देखो यूएस पे कोई भरोसा नहीं करता, सबको पता है कि कितना बड़ा धोखेबाज है। सेम बात बाकी चाइना के बारे में तो सब जानते जी। हैं। एकमात्र होप इनको इंडिया दिखाई पड़ रही है कि कहीं ना कहीं हम लोग, पावर भी है हमारे पास लेकिन बैलेंस भी है, हाँ। एक आध्यात्मिकता भी है, स्पिरिचुअलिटी भी है, और कहीं ना कहीं इस चीज़ को लोग स्वीकार कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। ये ओवरऑल एक माइलस्टोन की तरह से चीज़ें जा रही हैं, और यही जो है हम कहीं ना कहीं एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित होने की नींव रखी जा चुकी है। तो आप कह रहे हैं कि जैसे युग परिवर्तन हो रहा है तो इंडिया सुपर पावर बन जाएगा? सुपर पावर का मतलब देखो, मैं इकोनॉमिक सुपर पावर नंबर 1 कहूँ, नहीं इतना नहीं, ऐसा तो नहीं दिख रहा, बट मैं फिर बोल रहा हूँ कि एक जो होता है ना, जैसे ट्रस्टवर्दी पर्सनैलिटी, एक ट्रस्टवर्दी एक लेवल होता है बंदे का ना। मैंने कहा ना, अमेरिका नंबर 1 होके भी धोखेबाज है, कोई बंदा भरोसा नहीं कर सकता। चाइना नंबर 2 होके भी धोखेबाज है, वो भी दिख रहा है सबको। कहीं ना कहीं हम नंबर 3 4 पे हैं अभी हम लोग, विश्वास के लायक हैं। लोगों को ये पता लग रहा है कि कम से कम ये कंट्री भरोसे के लायक है। ऐसा नहीं है कि हम लोग चीट कर रहे हैं किसी को, अपने लेवल पर सर्वाइव कर रहे हैं। बेशक हमारी अपनी इंटरनल इश्यूज़ हैं, बहुत हैं, और इंटरनल इश्यूज़ भी अभी प्रचंड रूप से दिखाई पड़ेंगे। आप देखना, ये हिंदू मुस्लिम वाला जो सिस्टम है ना, ये भी कहीं ना कहीं ख़राब जाने वाला है। ये हमारे यहाँ पर जो बाहरी चीज़ें बाहर के लोगों को इम्पैक्ट करेंगे, हमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगे ना अंदरूनी झगड़े। और ये जो झगड़े हैं ना, अब ये थोड़े और पीक पर चलेंगे। कहीं ना कहीं स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट किया जा रहा है। जब से ये पाकिस्तान वाला सिस्टम हुआ है ना, तब से ये स्लीपर सेल्स को, यानी कि यहाँ हमारे बीच में रहते हुए लोग ही हमारे अगेंस्ट काम कर रहे हैं। हाँ। और क्वाइट पॉसिबल एक समय आने पर ये लोग हमारे अगेंस्ट उठ खड़े हों, तो वो चांसेस आगे दिख रहे हैं। जी सर, आपने जो भी प्रिडिक्शंस बताई हैं, एक चीज़ समझ आ रही है कि अभी विनाश का टाइम ही शुरू हो रहा है। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, ये प्रिडिक्शंस आपको पता कैसे लगी? देखो, ये मैंने पहले भी कई बार क्लियर किया है। हम लोग मेडिटेशन करते हैं ना, तो मेडिटेशन में इसको प्रीकॉग्निशन बोलते हैं। प्रीकॉग्निशन का मतलब होता है कि पहले से आने वाली चीज़ों का पूर्व अनुमान होना। इंट्यूशन एक चीज़ होती है, इसी का ही एक स्पेसिफिक पार्ट है प्रीकॉग्निशन। इसमें क्या होता है, मतलब आप ध्यान करते हो और दिमाग मन में हम एक लोग, कम से कम हम 7-8 लोग हैं जो ग्रैंड मास्टर, एक ग्रैंड मास्टर्स हैं। हम रात को 11 बजे ध्यान शुरू करते हैं, तो काफ़ी समय बैठते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमें कुछ विजन दी जाए। अगर हम कुछ कर सकते हैं तो हम अपना पूरा कंट्रीब्यूशन देंगे, ऐसा हम प्रेयर करते हैं। एंड देन वी स्टार्ट गेनिंग सम काइंड ऑफ विजन्स। तो एंजल से प्रेयर करते हैं और एंजल्स हमें कुछ विजन्स दिखाते हैं। फिर हम आपस में मिलके अपनी विजन्स को कंपाइल करते हैं कि मुझे ये दिखा, मुझे ये दिखा, मुझे दिखा। फिर उनको उनके बेसिस पे उनको रिकन्फर्म करते हैं जितना हमें लगता है कि भाई ये हमें दिखा। हो सकता है किसी किसी चीज़ को इंटरप्रेट करने में हमसे भी मिस्टेक हो जाए, इंसान ही है, लेकिन फिर भी दिखते ऐसे हैं। आप चाहें तो अपने थर्ड आई पे कोई भी व्यक्ति मेहनत करके ये कर सकता है कि आपको भी, आप में से ऐसा नहीं कि हम कोई ज़्यादा बड़े हैं इस मामले में। आप लोगों को भी, बहुत लोगों को प्रीकॉग्निशन ड्रीम्स आते हैं, पता लगता है बहुत कुछ। हाँ, बस थोड़ी क्लैरिटी कम होती है। हम लोग धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करते चले आते हैं तो क्लैरिटी भी आने लगती है कि भाई ये जो दिख रहा है इसका मीनिंग ये है। प्रकृति कभी कभी हिंट रूप में कुछ चीज़ें देती है, उनको अगर पकड़ पाएँ तो धीरे धीरे आप उसको मतलब इसको प्रेडिक्शन आप लोग भी कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी वो नहीं है, पर हाँ कुछ ब्लेसिंग भी होती है इसमें, ये सच है, क्योंकि बिना ब्लेसिंग के ये एंजल्स भी आपका साथ नहीं देते। ओके। तो सर आपने किसी स्पेसिफिक बीइंग से कनेक्ट करा है जो एंजल टाइप में ही हो, या फिर जैसे आपने लास्ट पॉडकास्ट में बताया था कि आपने शनिदेव की एनर्जी से कनेक्ट करा था? देखो, यहाँ पर हमें जो इसमें हेल्प करते हैं, विशेष रूप से यहाँ हेल्प करते हैं गणपति जी। ओके। गणपति जी इसलिए हेल्प करते हैं क्योंकि वो इस अर्थ को जो प्रोटेक्शन देते हैं ना, 4 मुख्य देवता हैं जो प्रोटेक्शन, वैसे टोटल जो हैं 10 दिशाएं हैं, मतलब 10 दिशाएं हमारे यहाँ कही जाती हैं, और 10 दिशाओं में 10 अलग अलग देवता कहे जाते हैं। तो मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होती हैं।
फिर उसके बीच वाली जो दिशाएं नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट इस टाइप की जो दिशाएं होती हैं ये भी होती हैं, प्लस वो अप एंड डाउन, मतलब टोटल 10 दिशाएं ऐसे काउंट की जाती हैं। पूरी पृथ्वी की रक्षा करने के लिए 10 जो हैं ऐसे महाबली वो बिठाए जाते हैं अलग अलग दिशाओं में। उनमें से एक महाबली जो हैं वो हमारे गणपति जी हैं। हमारी जो कनेक्शन होता है गणपति जी से होता है, अन्य भी इनको डायरेक्शन कंट्रोलर्स बोलते हैं हम अपनी भाषा में, दिक्पाल। हमारी जो सनातन की भाषा है दिक्पाल, मतलब डायरेक्शन के मास्टर, डायरेक्शन के देवता या डायरेक्शन के एंजल। तो ये लोग रक्षा करते हैं पृथ्वी की। आपने देखो कितनी घटनाएं धरती पर हुई, ये एस्ट्रॉयड टकरा जाएगा, ये मीट्रॉयड ऐसे गुजर रहा है पास से, पास आके भी वो लोग कहीं ना कहीं हम बच जाते हैं। हमारी पूरी पृथ्वी के ऊपर कोई बहुत मेजर कैटास्ट्रोफिक डिजास्टर अभी तक ऐसा नहीं हुआ, एक आध पुराने उसको छोड़ के। तो ये इनकी ब्लेसिंग है, मतलब ये लोग प्रोटेक्शन देते हैं। इन्हीं की ऊर्जा से कनेक्ट करके हम लोग बता पाते हैं कि क्या होने की संभावना दिख रही है। और इसमें एक वार्निंग भी छिपी होती है हम सबके लिए, और एक मैसेज भी होता है कि भाई सुधर जाओ। सीधी सी बात है, हम लोगों ने भी पंगा कम नहीं लिया। हमने पृथ्वी के सभी रिसोर्सेज के साथ छेड़खानी करी है जी। हमने पृथ्वी के साथ, जल के साथ, अग्नि के साथ, है ना, हर लेवल पर, वायु के साथ, हर जगह प्रदूषण फैलाया है, हर जगह जो है ना, इतने जहाँ पर इतने झगड़े होंगे तो पूरी मानवता को दोष लगता है। तो इस कोलेक्टिव कर्मा में आ जाती हैं बहुत सारी चीज़ें। जितना हमने पर्यावरण का नुकसान किया है, ये पर्यावरण एक दिन हमारे ऊपर भी पड़ेगा। तो हावी ये होगा। उसी का ही है, ये उसी जी। का ही रिजल्ट समझिए। ओके सर, आपने प्रिडिक्शंस बताई हैं आगे के साल की। एंड सर, अभी रिसेंट आपको पता है इतनी दुखद घटना हुई है, एयर इंडिया का जो प्लेन क्रैश हुआ है। सर, जैसे आप एंजल्स से कनेक्ट करते हैं, क्या एंजल्स ने इस घटना से पहले कुछ साइंस दिए थे जिससे ये अनुमान लग गया था कि कुछ बुरा तो होने वाला है? ये बात तो है, देखो दिखे तो थे, और ये अब हमने कहा भी है, मेरे पास ऑन वीडियो रिकॉर्डिंग में है ये। क्योंकि जब हमने ये बात जो है दिसंबर में करी थी, दिसंबर में और जनवरी में मेरे प्रेडिक्शन आउट हुए थे, उस समय मैंने ये बात कही थी कि कुछ मेजर प्राकृतिक घटनाएं और बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट दिखाई पड़ रहे हैं। और उनका जो टाइम पीरियड है वो यही अप्रैल, मई, जून, ये 3 महीने बोले गए थे। इनमें अब एग्जैक्ट कभी कभी डेट तो नहीं बताई जा सकती कि इस डेट को होगा, लेकिन हाँ उस टाइम पीरियड में अप्रैल, मई, जून में मेजर वो 26 अप्रैल की जो घटनाएं थी वो भी हमारे सामने हुई है। उसके बाद इंडिया पाकिस्तान की जो वॉर हुई है, मिनी वॉर, वो भी एक उसी लेवल की हुई है, उसी टाइम पीरियड में हुई है। और जून वाली घटना भी हुई है। अभी ये तो देखो, मैंने कहा ना, इस साल का आधा हाफ था ये, अब जुलाई से अगला हाफ शुरू हो रहा है। ये इससे ज़्यादा क्रिटिकल है, ये ज़्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि अब पीक पर आ चुका है, वो साल अपने पीक पर आ चुका है और दिसंबर तक चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब दिख रही हैं। तो उसके बाद चीज़ें कुछ बेटर होने के चांसेस हैं। इसके साथ साथ आप बाकी चीज़ों में भी देखो, ये जो मतलब जो इंटरनल एक्सीडेंट जो हो रहे हैं वो अपनी जगह पर, इसके अलावा आपस में जो डिवोर्स, मतलब जो झगड़े हो रहे हैं, परिवारों के झगड़े हो रहे हैं, ये तो किसी पिक्चर में नहीं आ रहे, लोगों को दिख नहीं रहे। हमने ये बात भी बोली थी कि ये झगड़े आपस में बहुत होंगे, परिवारों के बीच में झगड़े होंगे, लोग गुस्से में आकर, इमोशंस में आकर गलत डिसीजन लेंगे। तो यहाँ तो हम रोक सकते हैं ना अपने आप को। तो जहाँ तक हो सके मैं सभी से निवेदन करता हूँ, महामृत्युंजय की चैंटिंग करना या गायत्री मंत्र को हृदय के सेंटर में ध्यान लगाना, मतलब चेस्ट के सेंटर में ध्यान लगाकर अगर कोई भी व्यक्ति एक माला कम से कम 108 बार चैंटिंग करे, पूरे चांसेस हैं कि भगवान उसको हर तरह की नेगेटिविटी से बचा कर रखेंगे। जो भी आपके गुरु हैं, इष्ट हैं, भगवान हैं, उनके प्रति समर्पण का भाव रखिए। दूसरी बात है कि घर से निकलिए तो प्रार्थना करके निकलिए हमेशा। क्या भरोसा कहाँ पर क्या चीज़ हो जाए हमें नहीं पता। तो बात सारी है कि अगर मेरी किसी भी बात से लोग सुन के अगर स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा मुड़ जाएं, तो मैं मानूंगा कि मेरा कहना और आपका सुनना और सारी बात जो इतना अरेंजमेंट हमने किया ये सफल है जी। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो लोगों की अवेकनिंग है ना, डराना ऑब्जेक्टिव नहीं है, कोई बहुत कहानियाँ सुनाना ऑब्जेक्टिव नहीं है, ना मुझे पसंद ना आपको पसंद। हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव है, किसी तरीके से लोगों को एक डिसेंट मैसेज पहुंच जाए जिससे उनके आत्मा का कल्याण हो सके। तो खुद को प्रोटेक्शन में रखना चाहते हो, इस आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि भाई प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। इस समय 4 देवता मुख्य रूप से एक्टिव हैं। खास तौर पे हनुमान जी बहुत एक्टिव हैं, तो वो तो जागृत देव हैं, सदा ही थे, सदा हैं। साथ साथ में इस समय काल भैरव जी बहुत एक्टिव हैं, बहुत हाई ऊर्जा से इसमें प्रचंड रूप से कार्य कर रहे हैं। माँ काली की ऊर्जा एकदम प्रचंड रूप से एक्टिव है ये, और साथ में माता बगलामुखी नकारात्मक ऊर्जाओं को उस ठिकाने लगाने के लिए, शांत करने के लिए ये शक्तियाँ पूरी तरह से एक्टिव हैं, काम कर रही हैं, पूरी काम कर रही हैं। 2 मैस्कुलिन एनर्जी, 2 फेमिनिन एनर्जी। अब सोचिए प्रकृति ने कितना बैलेंस बना के रखा हुआ है। ये कोई हमारे कहने से थोड़ी हो रहा है, उनको भी पता है कैसे अपने बच्चों को रक्षा करनी है। और ऐसे नेगेटिव समय में सबसे ज़्यादा कोई चीज़ हो रही है ना, अवेकनिंग हो रही है, लोगों के अंदर जागृति आ रही है। जो लोग आज के समय में मेडिटेशन कर रहे हैं
उनके जीवन में जितनी जल्दी तरक्की हो रही है उससे पहले तरक्की नहीं हो रही थी वो। अब ये कमाल की बात है, इसी डिजास्टर के टाइम में ये सबसे जो अच्छी घटना हो सकती है, पॉजिटिव घटना हो सकती है, वो है आत्मा का कल्याण। हो रहा है, लोगों के अंदर अवेकनिंग आ रही है, बहुत अवेकनिंग आ रही है, और भर भर के लोग तरक्की कर रहे हैं, आत्मा का उद्धार हो रहा है, और ये होना भी चाहिए। दिस इज़ व्हाट इट इज़। मतलब जब भी होगा ना, एक जब जब कहीं पर भी कोई गड्ढा होगा ना, पहाड़ बनने के पूरे चांसेस हैं, और पहाड़ होगा तो साथ में गड्ढा भी अवश्य होगा। मतलब प्रकृति का नियम यही है। सो सर बेसिकली ये कि जो ये बुरा समय चल रहा है, इससे लोगों के मन में ना एक एक जागरूकता आ रही है कि अब हमें स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ना मुड़ना चाहिए। यस यस जी। यस, डेफिनेटली। और एंजल्स भी यही इंडिकेट कर रहे हैं। अनेक लोगों को नंबर दिखाई पड़ रहे हैं, 777 नंबर बार बार दिख रहा है, बार बार 777 दिख रहा है, 1111 बार बार आ रहा है। ये इसीलिए इंडिकेट किया जा रहा है कि भाई ये समय स्पिरिचुअलिटी, 7 नंबर का मतलब ही है स्पिरिचुअलिटी, ओके। कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़ो बार बार। अगर आपको भी 777 दिख रहा है, आपके व्यूअर्स को मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको दिख रहा है तो अवश्य तो कमेंट कीजिए, आपको भी पता लगेगा कि ये सच में दुनिया को दिख रहा है, आप अकेले नहीं हैं। पहली बात तो है ना। दूसरी बात ये कि अगर दिख रहा है तो इसका अर्थ यही है कि टर्न टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। अब थोड़ा समय और दो, क्या भरोसा जिंदगानी का, कब पता लगता है कब क्या हो जाए, इसलिए अवेकनिंग बहुत जरूरी है। सर आपने 77 नंबर की बात करी है, अभी 77 पोर्टल भी खुल रहा है आई थिंक, सर इसके बारे में बताइए। 7-7 का मतलब जैसे अब आने वाली अगर 7 जुलाई है तो 7 जुलाई को पोर्टल का समझो, ये एक पोर्टल होता है। पोर्टल का मतलब क्या होता है, जब जब ये पोर्टल खुलने का मतलब होता है जब जब धरती पर कोई ऐसी एनर्जेटिक कंडीशन बनती है तो प्रकृति अपने द्वार खोलती है, यूनिवर्स के पास एक गेट खुलता है। अगर उस दौरान कोई व्यक्ति अपना कोई मेडिटेशन करे या कोई विश मांगे तो वो विश पूरे होने के चांसेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ओके। तो जैसे 7 जुलाई को फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति अगर ऐसा करके सुबह के समय या रात्रि के समय अगर बैठकर ध्यान करते हुए अपनी कोई विश डाले कि मेरी ये वाला विश पूरी हो जाए, जैसे 11:11 पे फॉर एग्जांपल 7 को और 11:11 पे अगर आप अपनी विश रखते हैं, उसको 11 बार रिपीट करते हैं, प्रकृति आपकी पूरी बात सुनती है और आपके विश के पूरे होने के चांसेस कई गुना मल्टीप्लाई होकर बढ़ जाते हैं। तो ज़रूर करना चाहिए, इसे समय का सदुपयोग करना चाहिए। ओके ओके सर, अभी हम सभी ने ये देखा है कि ये साल जैसे बोल रहे हैं मंगल का साल है, प्लस करके 2025 9 नंबर आ रहा है, एंड सर लास्ट ईयर 8 नंबर बन रहा था, सब कह रहे थे ये शनि का साल है। सर शनि कर्मों का फल देते हैं, तो काफ़ी लोग ऐसा बोल रहे हैं कि शनि ने सबके कर्म देखे पिछले साल, और अब मंगल को जब उग्र बोला जाता है तो अब सबको कर्मों का फल मिल रहा है। ये सच्चाई है, कहीं ना कहीं कर्मों का फल मिल रहा है, और ये सब कनेक्टेड ही होते हैं, ये सब भी प्लानिंग से ही चलते हैं ना। तो भी सच में कर्मों के फल का समय है, ये है तो हमारी अपनी ही गलती है, इसमें कोई किसी का वो नहीं है। और आगे आने वाला समय भी हमें ऐसा ही, मतलब क्योंकि मैंने कहा ये पूरा 10-12 साल का जो टाइम है ना, ये बहुत ज़्यादा ख़राब है, हैवी रहने वाला है। हाँ, तो ये कोई ऐसा नहीं कि 2026 से आते ही सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन यहाँ नेगेटिविटी कुछ कम हो जाएगी, ये सही है। पर अप्रैल में 2026 में फिर से मुझे इंडो पाक वार की एक बात दिखाई फील हो रही है, ऐसे चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि उस समय फिर से चीज़ें एक्टिव हो जाएं। सर मैं यही पूछने वाली थी अभी आपसे, सर इंडिया और पाकिस्तान वॉर के क्या चांसेस हैं एंड उसका क्या रिजल्ट रहने वाला है? देखो अभी तक तो ये मामला बहुत लंबा चलने वाला है। जैसे हमारे आदरणीय मोदी जी ने भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ख़त्म तो नहीं हुआ है, ये सच है। दूसरी बात ये भी है कि अभी ये अच्छे से डर गया पाकिस्तान, और में बहुत बहुत जम के लगाई है इनको अच्छे से, जो हमारी सेना ने इनको जो मात दी है ना, बहुत सीरियस वाली मात दी है, इनके परमाणु ठिकाने तक हिला डाले हैं, कोई मजाक नहीं है। और यही होना चाहिए था, ये कोई गीदड़ भभकी वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ पर कोई शेर जब के सामने तुम पंगा लेगे तो तुम्हें पता होना चाहिए तुम किससे पंगा ले रहे हो। अब इनको अपने औकात समझ में आ गई है, तो इतनी जल्दी तो नहीं करेगा, बट कुछ समय के बाद फिर इसको कहीं ना कहीं चाइना ट्रिगर करेगा, और बाकी इसके जो मुस्लिम कंट्रियों का जो उनका समूह है ना, वो जो 57 कंट्रीज में कुछ है, तो वो लोग फिर ट्रिगर करेंगे, फिर कोई पंगा लेगा ये। और अब इस बात के चांसेस हैं, मैं आज ऑन स्क्रीन कह रहा हूँ कि मार्च अप्रैल के महीने में फिर कोई ना कोई पंगा हो सकता है। 2026 की बात कर रहा हूँ मैं। तो वहाँ पर चांसेस हैं कि कोई ना कोई मिनी वॉर, या बहुत बड़े लेवल का तो नहीं दिख रहा कि, लेकिन मिनी वॉर टाइप का चांसेस है, वहाँ पर भी होता हुआ दिख रहा है ऐसा। ओके सर, वर्ल्ड वॉर 3 की बात होती है, एंड मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या ये जो अभी आपको पता है कि कंट्रीज़ में वॉर चल रही है, ईरान इजराइल को ले लीजिए, रशिया यूक्रेन को ले लीजिए, जो ये वॉर दिख रही है, कितनी सारी वॉर्स हो रही हैं, सर क्या ये वॉर इतनी बड़ी हो जाएगी कि वर्ल्ड वॉर 3 का ये? इस बात के बहुत चांसेस हैं, ये बात लेकिन तुरंत नहीं है, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं लोगों की बुद्धि थोड़ी सी शांत है। 2028, 29, 30 तक आते आते ना और डिज़ास्टर चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी।
अभी भी जो ये घटना घटी थी कोई कम थोड़ी थी। मतलब इजराइल और इराक की लड़ाई हो गई है बीच में, इजराइल और ईरान की जो बीच में हुई है, और कहीं ना कहीं बीच में अमेरिका कूद गया और उसके परमाणु एरिया में अड्डों पर जाकर उसने बॉम्बिंग करी है कहीं ना कहीं। ये सब इतनी जल्दी शांत होने वाला मामला नहीं है। ऐसा नहीं कि ये सब शांति बैठा रहेगा। असल में ये एरिया पूरा का पूरा जो मिडिल ईस्ट वाला एरिया ना, ये कर्स्ड है, बहुत सारी चीज़ों से कर्स्ड है। यहाँ पर जितनी नेगेटिव घटनाएं पहले हुई हैं ना, इनमें करोड़ों लोगों की बद्दुआएं, करोड़ों आत्माओं की बद्दुआएं यहाँ पर शामिल हैं। कोई एक आध व्यक्ति की बात नहीं है, करोड़ों लोगों की बद्दुआएं हैं इस जगह को। ये वैसे भी रेगिस्तान है, रेगिस्तान में कहीं ना कहीं परमात्मा ने चलो एक जीने का सहारा दिया तेल के रूप में, वो तेल ही इनकी जान की मुसीबत बना पड़ा है। आप देखो जितने भी झगड़े हो रहे हैं वो तो तेल के राउंड ही रहे हैं ना। हाँ। पीछे तो बैकअप क्या है? अगर ऑयल ना होता, कोई रेगिस्तान में थोड़ी जगह लोग लड़ाई करते। लड़ाई किसका बेस क्या है? लड़ाई का बेस सिर्फ और सिर्फ ऑयल, कहीं ना कहीं वो जिसको हम ब्लैक गोल्ड बोलते हैं, ये ब्लैक गोल्ड यही तो है। तो यही खेल करवा रहा है कहीं ना कहीं। जहाँ पैसा होगा और जहाँ दिमाग की कमी होगी, मैं ये ऑन स्क्रीन बोल रहा हूँ, किसी को बुरा लगता है बेशक लगे, बात दिक्कत क्या है ना, दिमाग से काम नहीं कर रहे हैं लोग, अपनी बुद्धि से काम नहीं कर रहे हैं। धार्मिकता का केवल बाहर दिखावा मात्र है, एकमात्र। अगर कोई व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी से नहीं जुड़ रहा, अपनी आत्मा के कल्याण के रास्ते पे नहीं जा रहा, तो नेगेटिविटी तो फिर स्ट्राइक करेगी ना। तो ये एरिया वैसे भी आप देखोगे, जब से हमने इसके बारे में सुना है, क्या कभी भी शांति सुनाई पड़ी है? सिवाय कुछ 2-4 महीने अगर ठीक निकल गए तो निकल गए, फिर कोई ना कोई पंगा, फिर कुछ ना कुछ, फिर कुछ ना कुछ। हर साल ऐसा बीता है जब मिडिल ईस्ट वाले एरिया में कुछ ना कुछ तमाशा हुआ ही हुआ है। तो ये मान के चलिए आगे भी कुछ शांत रहने वाला नहीं दिखता, और यही आगे वर्ल्ड वार का सेंटर भी यही बनने वाला है। ओके। आगे जो हमें दिख रहा है ना, देखो 4 मेन फ्रंट हैं जिन पे लड़ाई के चांसेस हैं। एक तो अभी तो ये वाला तो है ही है रहा है, मिडिल ईस्ट वाला पार हमेशा ये है ही सही। इंडिया पाकिस्तान भी दूर नहीं है, इसी पार्ट में कहीं ना कहीं हम लोग भी आ जाते हैं। इनकी दुश्मनी क्या है? दिस इज मुस्लिम वर्सेस नॉन मुस्लिम्स, इट्स एज सिंपल एज दैट। जहाँ पर भी लड़ाई हुई ना, बेस यही रहा है हमेशा। और दूसरी ये लड़ाई का जो फ्रंट बनेगा यूरोप, यूरोप भी कहीं बचेगा नहीं। अमेरिका तो वैसे ही एंट्री हुई पड़ी है इस जगह पर। अमेरिका और चाइना डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली हर फ्रंट पर लड़ रहे हैं। हर फ्रंट पर सामने ये दोनों ही होते हैं। रशिया एक मेजर रोल प्ले करेगा पूरे यूरोप का बंटाधार करने में ओवरऑल। ओके। मतलब जो ओवरऑल जो दिख रहा है वहाँ पर भी। और अभी एक चाचा जी कोने पे जो बैठे हुए हैं, किम जोंग सुन उन जो है ना, वो जो नॉर्थ कोरिया वाले, ये नहीं छोड़ने वाले। ये फिर कुछ पंगा लेंगे, ही विल टेक केयर ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स। कहीं ना कहीं ये मतलब ही इज़ दैट काइंड ऑफ पर्सन जो चैन से बैठने वालों में से नहीं है। इनको जब जब कहीं शांति सुनाई पड़ेगी, ही विल डू समथिंग मिस्चीवियस ओके। एंड यू विल सी दैट थिंग हैपनिंग। और अभी देखना चाइना और ख़ास तौर पे ये जो चाइना और ताइवान का कॉन्फ्लिक्ट भी, ये अभी थोड़ा पीक पर जाएगा। चाइना ताइवान का हमेशा से लगता रहा है कि मैंने कंट्रोल कर रखा है, ये मेरी ज़मीन मैटर है एस्केलेट हो है जाएगा। ना। वो मैटर अभी एस्केलेट होने वाला है जुलाई के महीने में, ऐसा फील हो रहा है। जुलाई अगस्त में चांसेस हैं इस बात के काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पर जाने के। तो चीज़ें चल रही हैं अपने लेवल पर। अब सुधार एकमात्र जो दिखता है, मतलब अभी तक तो ऐसा सुधार वाली चीज़ तो देखो, जो लोग परमात्मा की शरण में उनका तो कल्याण है, बाकी सबके लिए चीज़ें तो भाई डिफ़िकल्ट दिख ही रही हैं। अब ये जो चीज़ अगले जून तक जाते जाते, मतलब मुझे 2026 का जो जून है बहुत ज़्यादा अनरेस्ट दिख रहा है वहाँ पर। 2026 की जून की बात कर रहा हूँ मैं, अभी से लगभग साल बाद। वहाँ बहुत हैवी अनरेस्ट दिख रहा है इंडिया के लिए। ओके। और उसमें कोई बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट, बहुत बड़ी लड़ाई, या फिर ये मतलब इंटरनल वॉर टाइप की, गृह युद्ध जैसी स्थिति आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो दिख तो ऐसा। और साथ में एक इकोनॉमिकल डाउनफॉल जो है वो सितंबर 2026 के आसपास दिखाई दे रहा है। यानी पूरी इकोनॉमी एकदम से बहुत बुरी तरह से डाउन जाएगी, ऐसा वहाँ पर फील हो रहा है। ओके। राइट, तो ऐसा चांसेस हैं। मतलब ओवरऑल जो मैंने आपको जो जितना मेरी समझ में आया उतना मैंने बताया है। बाकी प्रार्थना करते हैं प्रभु से कि सबकी रक्षा करें हर तरीके से। और जो लोग अपने रूटीन में पक्के हैं, अपना जाप करें, मेडिटेशन करें, सुबह उठ के संध्या पाठ करें। सनातन धर्म के उत्थान का भी यही समय है। जहाँ मैंने इतनी नेगेटिव बातें कही, वहाँ पर पॉजिटिव बात सबसे बड़ी है कि इस समय में जो भी मेडिटेशन करेगा, सनातन धर्म के साथ जुड़ा है, जुड़ेगा, सनातन धर्म का प्रचार एकदम पीक पर पहुंचेगा। धीरे 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 करके लोग अडॉप्ट करेंगे। चाइना जैसा एथिस्ट कंट्री भी कहीं ना कहीं सनातन की तरफ मुड़ेगा अंदर से। चाहे ओपनली वो नहीं कहेंगे, लेकिन दिखाई देगा कि बहुत बड़े लेवल पर लोगों का खिंचाव जो है सनातन की तरफ होने लगा है। सर वो अभी भी दिख रहा है धीरे धीरे करके? अभी भी दिख रहा है। सेम देखो रशिया में तो कितना आ रहा है, धीरे धीरे एक चेंज आ रहा है ना। मतलब एकमात्र सर्वाइवल का लोगों को पॉइंट अगर कहीं दिखेगा ना, वो केवल सनातन होगा। इसीलिए हम एक
वो हिंदू राष्ट्र की कल्पना भी कहीं ना कहीं कर रहे हैं, विश्व गुरु की कल्पना भी कर रहे हैं, और विश्व गुरु का सपना जरूर साकार होगा। विश्व गुरु का मतलब ये नहीं है कि हम सारी धरती पर रूल करेंगे। विश्व गुरु का मतलब ये है कि जब हम उस लेवल पर पहुंचेंगे, एक ऐसा लेवल आएगा, सारी दुनिया को होप अगर कहीं दिखाई पड़ेगी तो वो इंडिया होगा। तो विश्व गुरु का मतलब होगा, इसके अलावा न केवल मतलब आयुर्वेद हमारा मेन फील्ड है, स्पिरिचुअलिटी हमारा मेन फील्ड है, वेदों का ज्ञान हमारा, ये दुनिया को राह दिखाएगा, और जरूर आज भी दिखा रहा है, पर आज अभी तक ओपनली एक्सेप्ट नहीं किया इन्होंने। अब धीरे धीरे ये ओपनली एक्सेप्ट करेंगे कि कहीं अगर होप है तो यहाँ पर है, वरना इनकी खुद की जो धर्म ग्रंथ है, मैं किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहता, बट इनके खुद के जो धर्म ग्रंथ है बहुत कंफ्यूज करते हैं। आज तक ये खुद को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, आत्मा का मृत्यु के बाद आत्मा का होता क्या है, इनको यही नहीं पता। ये कहते हैं सब खत्म हो गया, तो तुम जीवन में जो इतने दुख आ रहे हैं उसको एक्सप्लेन कैसे करोगे? देयर इज नो वे टू एक्सप्लेन। पास्ट लाइफ भी बोलते हैं कि नहीं बोलते होते ही नहीं है, ना ये मुस्लिम मानते, ना क्रिश्चियनिटी इस बात को स्वीकार करती। फिर पता नहीं इतना तमाशा कैसे चले जा रहा है, मतलब हाउ आर पीपल बिहेविंग लाइक दैट। तो अल्टीमेटली ये लोग मान नहीं रहे ना, धीरे धीरे स्वीकार करेंगे, सारे हमारी जो थ्योरीज हैं वो समझ में आएंगी, तो आ भी रही हैं, और हम उदय होता हुआ देख रहे हैं। 2032 से शुरू होकर 2040 के बीच में इंडिया को विश्व गुरु के लेवल पर देखा जाएगा। जरूर ऐसा होने के भरपूर चांसेस हैं। बाकी हम आपको सबको मिलके इसमें अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, योगदान देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे नहीं कि एक दिन डिक्लेयर हो जाएगा मार्केट में कि चलो आज हम विश्व गुरु बन गए। नहीं, ऐसा डिक्लेरेशन तो नहीं होने वाला, बट ये है कि हाँ, दुनिया की एकमात्र होप हम दिखाई पड़ेंगे, और कहीं ना कहीं हमें सनातन के उत्थान पर काम करना है। प्रत्येक व्यक्ति को डेली बेस पर कम से कम 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, तभी सनातन का उत्थान होगा। इसके साथ साथ हर ट्यूसडे को कम से कम एक बार, या सैटरडे को कम से कम एक बार मंदिर अवश्य जाएं, जो भी आपके आसपास का मंदिर है। जरूरी नहीं किसी विशेष सिद्ध मंदिर में भीड़ लगानी है, कुछ ऐसा नहीं है। जहां भी जा रहे हो वो आस्था का केंद्र है, वहां पर मिलेगी आपको पावर, मिलेगी ताकत, मिलेगी। और आप खुद जाप करो ना, ये शरीर भी तो एक मंदिर है। इसी मंदिर में बैठकर हम लोग भी तो इसी मंदिर में बैठते हैं। हम कौन सा कोई पहाड़ों में जाके ध्यान करते हैं जो हमें ये प्रेडिक्शन दिखाई पड़ते हैं? हम अपने ही घर के अंदर ध्यान करते हैं, और घर के इसी को मान लेते हैं कि ये हिमालय है, तो बस जब बैठे हैं तो ध्यान कर रहे हैं, तो चीज़ें दिखती भी हैं। बस कहने का अर्थ है कि अगर कोई व्यक्ति सच में अपने अंदर की यात्रा पर निकले तो उसे आत्मज्ञान होना चाहिए, और मृत्यु के बाद मतलब यही एक चीज़ है अल्टीमेटली जो काउंट करेगी। और सनातन के उत्थान के लिए हम सबको ज़बरदस्त प्रयास करना है। अपने सदग्रंथों का अध्ययन कीजिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से पूछना चाहता हूँ, कितने लोगों ने अब तक श्री रामचरितमानस का पाठ किया है? अभी तक किया है किसी ने? श्रीमद् भागवत गीता का पाठ किया है? अगर है तो बताइए, और नहीं है तो भी बताइए कि हाँ, कहीं ना कहीं से नॉलेज की ज़रूरत है ना। आपको बेशक जिस गीता पर हाथ रखकर आप कसमें खाते हो, उस गीता में क्या लिखा है आपको ये भी नहीं पता, तो केवल बातें मानने से थोड़ी कुछ हो जाएगा कि हाँ हम विश्व गुरु बन गए। हमें नहीं पता उस ग्रंथ में लिखा क्या है। तो यहाँ ज़रूरी है, जानना बहुत ज़रूरी है। जो ये 26 अप्रैल वाला जो हमला हुआ था, देखो वहाँ पर उन्होंने कलमा पढ़वा के देखा था लोगों से, कितना बुरा लगता है। मैं कहता हूँ अगर उन्होंने ये बोला होता कि तुम अपने ग्रंथ के, अपने जो सदग्रंथों के बारे में बता दो, या कोई श्लोक पढ़ के बता दो। अगर वो हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए बोलते सब लोग उसमें ही कंफ्यूज हो जाते, लोग वो भी ना पढ़ पाते ढंग से। दुखद यही है कि हम लोग हमें अपनी जड़ों से हटा दिया गया है। आज उन जड़ों को पुनर्एक्टिवेट करने की ज़रूरत है, और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम बहुत नुकसान में आने वाले हैं। तो जो हम केवल ख्वाब देखने से नहीं हो जाएगा कि हम विश्व गुरु बन गए या हम हिंदू राष्ट्र बन गए, इतनी जल्दी नहीं बनने वाले। बहुत ब्लड शेड झेलना पड़ेगा, बहुत कुछ झेलना पड़ेगा अभी। तो अपने आप को मजबूत करना है, वरना ये नेगेटिव लोग कम नहीं हैं और दूसरे धर्म वाले लोग कम नहीं हैं। वो अपने धर्म में कितने पक्के हैं, मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जानना जरूरी है वो अपने धर्म में कितने पक्के हैं। हमें कितना आता है अपने धर्म के बारे में, क्या जानते हैं? कुछ भी नहीं जानते हम। तो वहाँ जानने की शुरुआत करें सब लोग। श्रीमद् भागवत गीता का पाठ, और कहीं ना कहीं रामचरितमानस का पाठ, और कम से कम 3 बार हनुमान चालीसा डेली अपने नियम में शामिल करें। इसके साथ साथ आप जीव भी अपने इष्ट गुरु भगवान जहाँ भी आप जुड़े हैं जुड़े रहिए। मैं किसी को रोक नहीं रहा हूँ, लेकिन कम से कम इस मामले में हम सब इकट्ठे हैं जी, ठीक है। बाकी आपके इंडिविजुअल फेथ हो सकते हैं, क्योंकि सनातन की जो पढ़ाई है ना, सनातन बहुत ऊंचे लेवल पर है। सनातन कोई इस लेवल पर काम नहीं कर रहा कि जैसे किंडरगार्टन या LKG UKG के लेवल की बात नहीं हो रही। यहाँ हो रही है बात बिल्कुल हायर लेवल की, जहाँ पर आपको सीधी सीधी अध्यात्म की, अपनी आत्मा के जागरण की पढ़ाई करनी है। राइट, ओके सर, आपने बताया जैसे अपने वॉर्स की प्रेडिक्शन करी है सर, इसमें न्यूक्लियर बॉम्ब यूज़ होने के कितने % चांसेस हैं? देखो, चांसेस तो काफ़ी हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर हुआ तो फिर तबाही का मेजर काउंट ही नहीं हो पाएगा।
ये जो चांसेस हैं उसके तबाही काउंट ही नहीं हो पाएगी। इस बात के चांसेस अभी तुरंत तो नहीं दिख रही है, ये मैं बात कर रहा हूँ 2829 की, अभी तुरंत तो नहीं दिख रही है। भगवान ना करे कि भी ऐसा हो, क्योंकि एक बार एक न्यूक्लियर वेपन, देखो जो अभी तक जितने भी बॉम्ब हमारे अभी अवेलेबल हैं, जितना हिरोशिमा नागासाकी पर गया, मैं देखा है, मैंने जापान जाकर मैंने हिरोशिमा भी विजिट किया, मैंने नागासाकी विजिट किया, प्रैक्टिकली देखा है। वहाँ का डिज़ास्टर आज भी उन्होंने उस डोम को यूँ का यूँ खड़ा कर रखा हुआ है। वो डिज़ास्टर जो है, जहाँ पर जो लिटिल जो फैट मैन करके जो उन्होंने बॉम्ब गिराया था नागासाकी पे, मतलब उससे जो डिज़ास्टर हुआ था, आज हमारे जो मिनिमम बॉम्ब अवेलेबल है ना, 50 गुना ज़्यादा पावर वाले बॉम्ब हैं आज जो मिनिमम बॉम्ब है, उससे एक पूरा शहर गया था। अब इस समय में अगर कुछ ऐसा वॉर होती है तो कितना बड़ा डिज़ास्टर हो सकता है। तो इस बात के बहुत ख़राब चांसेस हैं, तो भगवान ना करे ऐसी कभी घटना घटे, होना नहीं चाहिए। लेकिन ये जाके 2829 में दिख रही है, चांसेस दिख रहे हैं, भगवान ना करे कि हो, बट ऐसा दिख रहा है। तो सर जैसे आपने बताया कि हाई चांसेस हैं, और हमें भी पता है वर्ल्ड में हर जगह भी वॉर का जो समय दिख रहा है, सर हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो किसी नेगेटिव एनर्जी से पोजेस्ड हैं, या वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उनको? यस, ऐसा कहा जा सकता है। देखो नेगेटिव एनर्जी यही तो करती है ना। किसी समय में जो राक्षस होते थे विजिबल होते थे, मतलब एक रावण था, राम जी गए, राम जी ने रावण को मारा, उसने पंगा ले लिया, तो वो विजिबली एक राक्षस था। आज वो विजिबल नहीं है, आज सबके अंदर में बैठ कर वो लड़ रहा है। अब किसी को सीधा सीधा आके नहीं लड़ेगा, किसी के दिमाग में सनक पैदा कर देगा। अब ये देखो जितना भी, अब ये जो हमला हुआ है इजराइल और ईरान की बात ही देख लो, क्या कुछ को प्रेडिक्टेबल था? मतलब कुछ ऐसा था कि कल ये झगड़ा हो जाएगा और मिसाइल पे मिसाइल, मिसाइल पे मिसाइल दाग रहे हैं? क्यों भाई? आखिर कोई कारण था, कोई बात थी, कोई बहुत बड़ा झगड़ा था? दो बच्चे जैसे गुड़िया पटोले का खेल खेलते हैं ना, भैया मेरी गुड़िया तूने तोड़ दी, मैं छोड़ूंगा, चलो लड़ाई। कोई लड़ाई के कारण नहीं है, एक बेवकूफ़ी और कुछ भी नहीं थी। लास्ट में मिला क्या? बोथ हैव लूज्ड लॉट ऑफ पीपल। जो मरे वो मरे, पूरी पूरी बिल्डिंगें तबाह हो गई। तो बनाने में एक बिल्डिंग को सालों साल लग जाते हैं, करोड़ों रुपया लग जाता है एक चीज़ को बनाने में, और तबाह करते हुए क्या लगता है? कुछ भी नहीं। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? बर्बादी तो झेली दोनों ने, और क्या झेला? लास्ट में क्या हाथ में आया? ईगो, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जी सर, श्री औरोबिंदो ने भी अपनी बुक में ये मेंशन करा था कि जो हिटलर था वो एक डार्क एंटिटी से, डीमन से पोजेस्ड था। और सर इवन उन्होंने ये भी पूरा एक्सप्लेन करा है कि वो डीमन दिखता कैसा था। सर वो जो डीमन था वो एक आर्मर पहन के आता था और उसके सर से आग निकलती थी, एंड वो डेली हिटलर से मिलने आता था और हिटलर को बताता था कि तुम्हें क्या करना है। और ये श्री औरोबिंदो ने प्रॉपर अपनी बुक में एक्सप्लेन कर रखा है। इसको खैर ये तो एक्सप्लेन करने का एक ढंग है, और ज़रूर हुआ होगा ये भी, पर ये सच है कि ये लोग किसी नेगेटिव, देखो नेगेटिव एंटिटी क्या करती है, उदाहरण से समझते हैं इस बात को। किसी बंदे के मन में कोई नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, तो अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेस प्रिंसिपल है, जैसी आपकी खुद की एनर्जी होगी आपके आसपास में वैसे ही लोग आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप खुद नेगेटिव थॉट्स के अंदर हो, आप खुद गुस्से का शिकार हो, आप खुद दुख में हो, पीड़ा में हो, तो वैसी फ्रिक्वेंसी आप आसपास में भेजोगे, और वैसे ही लोग, वैसी ही नेगेटिव एंटिटीज़ को आप अट्रैक्ट करोगे। ऐसी एंटिटीज़ आके दूर नहीं खड़ी रहेंगी, आपके ऑरा में एंटर कर जाएंगी। अब वो दिखते थे और आके मिलते थे, देखो ये उनका एक पोइटिक ढंग हो सकता है बताने का, कोई ऐसा नहीं कि कोई आके बातें करेगा हमसे, पर पोइटिक ढंग। मेन बात क्या है, आपके दिमाग के थॉट्स ही चेंज हो जा रहे हैं। एक व्यक्ति जब कोई ऐसी बुरा डिसीजन लेता है, क्या उसे नहीं लगता कि वो डिसीजन उसने खुद ने लिया है या किसी ने उसके ऊपर फोर्स किया है? मैं सभी को बोल रहा हूँ कि आप खुद भी अपने अंदर झांक कर देखना, जब जब हमारे ऊपर क्रोध या कोई लोभ या कोई अन्य जो डिज़ायर है हमारे ऊपर जब हावी होती है, तो हम अपने माइंड का कंट्रोल खो देते हैं। तो हमारे यहाँ पर षट रिपु कहे गए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या। ये षट रिपु कहे गए हैं, और ये 6 रिपु जिसके साथ है ना, वो कहीं ना कहीं इन नेगेटिव एंटिटी का शिकार होगा। राइट। सर आपने इतनी सारी प्रिडिक्शंस करी हैं जुलाई से दिसंबर की, मैं लास्ट में आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि सर अब इससे बचे कैसे? आप हमें रेमेडीज़ बता दीजिए ऑडियंस को, ताकि वो ये फॉलो करें और वो इस विनाश काल से बच पाएँ। मैंने ऑलरेडी ठीक ठाक लेवल पर बता दिया है। देखो, एक तो मैंने कहा कि 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य कीजिए, सुबह, शाम और रात को सोने से पहले। आप वैसे बहुत खरी नेगेटिविटी से बचे रहेंगे। कम से कम इंडिविजुअल लेवल पर आपके कम इम्पैक्ट पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सारी दुनिया एकदम सब ठीक हो जाएगी ऐसा करने से, नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन इंडिविजुअली आपके ऊपर प्रभाव कम पड़ेगा नेगेटिविटी का। दूसरी बात यह कि कम से कम 1 माला महामृत्युंजय मंत्र की या गायत्री मंत्र की अवश्य पकड़िए। सावन का महीना शुरू हो रहा है, सावन के महीने में वैसे भी भगवान शिव की ऊर्जा प्रचंड लेवल पर होती है, तो मैक्सिमम यूज़ किया जाए। अभी भी गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं तो यूज़ किया जाए। माँ की शक्ति प्रबल है। अभी देवशयनी एकादशी आ रही है।
देवशयनी एकादशी लेकर देव उठनी एकादशी तक, मतलब ये चतुर्मास जिसे बोलते हैं, ये चतुर्मास जो होते हैं ये केवल भगवान शिव ही रक्षा करते हैं इस समय में। तो क्यों ना अपने इष्ट की एनर्जी से जुड़ा जाए और इस दौरान अपने मेडिटेशन करके अपनी आत्मा का कल्याण किया जाए। सबसे बेस्ट तो ये है ना, कम से कम अपने आप को समय देना तो शुरू कीजिए ना। साथ में जैसे मैंने कहा, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ डेली बेस पर कम से कम एक श्लोक सीखा जा सकता है, इफ़ नॉट मोर। और सिमिलरली रामचरितमानस की कुछ छोटा स्कंद पढ़ लो, 10 चौपाई पढ़ लो, 3 चौपाई पढ़ लो, कुछ तो करो ना, कहीं से शुरू करो। और ये आप इतना भी कर पा रहे हैं ना, तो समझिए डे बाई डे आपकी तरक्की हो ही रही है और बचे हुए हैं आप। और जब कभी बाहर निकल रहे हैं तो महामृत्युंजय का पाठ करके जाओ, रेमेडी हैं साथ में जी। जो डिजास्टर है तो रेमेडी भी है, परमात्मा ने बचाने के भी उपाय रखे हुए हैं, राइट। जी सर, थैंक यू, आपने हमें आगे के समय के लिए गाइड कर दिया है और बता दिया है कि हमें सतर्क रहना है। आगे का समय हैवी रहने वाला है सभी के लिए, विनाश की ओर बढ़ ही रहा है, ये पूरा वर्ल्ड ही बढ़ रहा है, बट आपने हमें उसका रेमेडी भी बता दी है। मैं ऑडियंस से पूछना चाहूँगी कि आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, एंड आप अपनी राय इसके ऊपर ज़रूर रखना। थैंक यू सर, हम चाहेंगे आप दोबारा से आएँ एंड अपनी नॉलेज हम सबके साथ शेयर करें। जी, थैंक यू सो मच।